नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में होंगे देश दुनिया के अहम समाचार, राज्यवार खबरों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। तो चलिए करते हैं शुरुआत हेडलाइंस के साथ। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में राष्ट्रपति आवास के बाहर विशाल प्रदर्शन। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने खाली किया आवास। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे का इस्तीफा। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना में 16 लोगों की मौत, कई अभी भी लापता। खोज और बचाव अभियान जारी, 15,000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक। साइबर अपराध, नदी जल बंटवारे, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं में सुधार समेत 47 मुद्दों पर चर्चा। साइबर अपराध से निपटने के लिए प्रभावी रणनीति बनाने पर जोर। देश का भविष्य युवाओं के उद्यम और दृढ़ संकल्प पर निर्भर। माय होम इंडिया के युवा सम्मेलन में बोले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कहा तकनीक और विशेषज्ञता के जरिए हासिल कर सकते हैं सफलता। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के सम्मान में भारत में आज राष्ट्रीय शोक। क्वाड देशों का साझा बयान, हिंद प्रशांत क्षेत्र को शांतिपूर्ण और समृद्ध बनाने की दिशा में दोगुना प्रयास कर देंगे श्रद्धांजलि। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संस्कृत शिक्षा को पुनर्जीवित करने के लिए एक जन आंदोलन का आह्वान किया। बेंगलुरु में कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि संस्कृत हमें भारत की आत्मा को समझने में मदद करती है। We are a country with multiple languages, each of which has a distinct richness. We are fortunate to have this rich linguistic diversity in our country since earliest times. Every language has its unique structure and literary tradition. राष्ट्रपति चुनाव से पहले 10 जुलाई को दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक होने जा रही है। बैठक में मुख्य तौर पर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए नेताओं की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में नगर निगम वार्ड के परिसीमन के लिए 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। दिल्ली के राज्य निर्वाचन आयुक्त विजय कुमार देव आयोग को अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 18,840 नए मामले आने से उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,25,028 पर पहुंच गई है। कोविड-19 से उबरने वालों की राष्ट्रीय दर 98.51% है। सीबीआई अधिकारियों ने चेन्नई में कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम के आवास पर छापा मारा। चीनी वीजा मामले में उनके घर की तलाशी भी ली गई है। पिछले 2 वर्षों के दौरान इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में रोजगार 108% बढ़ा है। CIEL HR सर्विसेज के एक अध्ययन में ये बात कही गई है। इलेक्ट्रिकल वाहन कंपनियों ने पिछले 6 महीनों में 2,236 कर्मचारियों को काम पर रखा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच हाल ही में बड़ी करवाहट को खत्म करने की कवायद के तौर पर चीन के अपने समकक्ष वांग ही से मुलाकात की। टेस्ला के CEO एलन मस्क ने ट्विटर के अधिग्रहण का समझौता खत्म करने का ऐलान किया है, जिसके बाद $44 अरब का समझौता खट्टाई में पड़ गया है। दूसरी ओर ट्विटर ने टेस्ला के CEO पर मुकदमा करने की बात कही है। अफगानिस्तान, लीबिया, मिस्र, केन्या और यमन समेत दुनिया के कई देशों में आज ईद उल अजहा का पर्व मनाया जा रहा है। भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया सहित एशिया के ज्यादातर देशों में रविवार को बकरीद मनाई जाएगी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास बादल फटने के कारण अचानक आई बाढ़ के चलते मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। कई लोगों के अभी भी लापता होने की खबर है। व्यापक तलाश और बचाव अभियान में जम्मू कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय आपदा राहत बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सैन्य बल जुटे हुए हैं। घटना में लगभग 65 लोग घायल हुए हैं। इलाज के बाद 35 तीर्थयात्रियों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 17 लोगों का इलाज चल रहा है। मलबे से जीवित बचाए गए 2 लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहां फंसे कम से कम 15,000 तीर्थयात्रियों को यहां निचले आधार शिविर पंजतरणी स्थानांतरित किया गया है।
घायलों को एयरलिफ्ट कर श्रीनगर ले जाया गया है। घटना के बाद प्रभावितों को निकालने के लिए सेना के जवान नीलगरार के बालटाल पहुंचे। नोडल चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि लाए गए लोगों को प्राथमिक चिकित्सा केंद्र ले जाकर बालटाल अस्पताल भेजा गया है। ट्रीटमेंट करके इनको सेफली इवैक्यूएट कर दिए गए हैं। हमारे मेडिकल डिटैचमेंट्स जो आर्मी के हैं, हम लोग सिविल के जो मेडिकल डिटैचमेंट्स हैं उनके क्लोज कोऑर्डिनेशन में हम काम कर रहे हैं। जो हमारे मेडिकल डेट्स है दे आर वेल इक्विप्ड एंड सब कुछ मेडिसिन वगैरह सब कुछ उनके पास पूरे मौजूद है एंड दे कैन हैंडल एनी काइंड ऑफ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। उन्होंने डॉक्टरों को मरीजों के उचित देखभाल के निर्देश भी दिए। पवित्र गुफा से आने वाले तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए नीलगरार हेलीपैड पर बीएसएफ की एक छोटी टीम भी तैनात की गई है। दक्षिण कश्मीर में अमरनाथ की गुफा मंदिर के पास शुक्रवार शाम अचानक आई बाढ़ में कई तंबू और सामुदायिक रसोई में पानी भर गया। बादल फटने के मद्देनजर पहलगाम और बालटाल दोनों स्थानों से यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई और बचाव अभियान खत्म होने के बाद इसे फिर से शुरू करने पर फैसला किया जाएगा। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं आईटीबीपी के प्रवक्ता विवेक कुमार पांडे। विवेक, अमरनाथ गुफा के पास इस वक्त की ताजा स्थिति की जानकारी दें और साथ ही राहत और बचाव के जो कार्य किए जा रहे हैं और लापता लोगों की खोज की जा रही है उस पर कुछ प्रकाश डालें। जी देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कल शाम से ही हम लोग लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हुए हैं और शुरू में ही हम लोगों ने काफी लोगों को वहां से प्रभावित जो इलाका था वहां से निकालने का प्रयास शुरू कर दिया था। प्रारंभ में ये हुआ था कि जब पानी बढ़ने लगा हम लोगों ने बहुत जल्दी लोगों को वहां से डाइवर्ट किया और जो लोग पानी वाले इलाके में फंस सकते थे उनको वहां से बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी गई थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कुछ लोग जो हो सकता है वहाँ मेकशिफ्ट जो टेंट्स थे उसमें रह गए थे, उन लोगों के साथ ये हादसा हुआ और लगभग 16 लोगों के डेथ होने की हमारे पास पुष्टि है। लगभग 40 लोगों के गुम होने की, गुमशुदा होने की हमारे पास सूचना है, लेकिन कोई भी कंफर्म एक डेटा या उनका एक नॉमेनक्लेचर हमारे पास नहीं है। इसलिए अभी संशय है कि कितने लोग अभी गुमशुदा हैं। हमारा ये प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ढूंढा जाए। अभी लगभग वहां पर सभी एजेंसी जिसमें आईटीबीपी, आर्मी, एयरफोर्स, साथ ही साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जेकेपी, सब लोग मिलकर उस रेस्क्यू में एक साथ काम कर रहे हैं। लेकिन चुनौती ये है हमारे सामने कि जो नदी का रिवर बेड है, अगर हम देखें तो बहुत ही ठोस हो गया है वो, और उसमें खुदाई करना या लोगों को निकालने की कोशिश करना, अगर वो अंदर कहीं दबे हुए होंगे तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिकॉज मैनुअली उसको निकाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, बिकॉज काफी बजरी और एक कहते हैं सीमेंटेड जैसी स्थिति वहां पे बन गई है नदी के किनारों पे। अचानक ही पानी बढ़ा है और इस वजह से वो पूरा मलबा ऊपर एक लेयर पे आ गया है। लगभग 200 से 300 मीटर का क्षेत्र है जिसमें की तलाशी का काम अभी लगातार जारी है। जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संकटग्रस्त श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन एक बार फिर तेज हो गया है। श्रीलंका में सैकड़ों प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग करते हुए मध्य कोलंबो के अति सुरक्षा वाले फोर्ट इलाके में अवरोधकों को हटाकर राष्ट्रपति आवास में घुस गए। प्रदर्शनकारियों के उग्र विरोध प्रदर्शन के पहले राष्ट्रपति ने आवास खाली कर दिया है। वे फिलहाल कहां पर हैं इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी है। राष्ट्रपति अप्रैल में प्रदर्शनकारियों द्वारा उनके कार्यालय के प्रवेश द्वार पर कब्जा करने के बाद से ही राष्ट्रपति आवास को अपने आवास तथा कार्यालय के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें प्रदर्शनकारी घुस गए। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि वे तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक गोटबाया राजपक्षे इस्तीफा नहीं देते हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछारें की तथा गोलियां चलाई, लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारी अवरोधकों को हटाकर राष्ट्रपति आवास में घुस गए। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए इलाके में पुलिस, विशेष कार्यबल और सेना की बड़ी टुकड़ियों को तैनात कर दिया गया है। इस बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे सर्वदलीय सरकार के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है। इससे पहले श्रीलंका पुलिस ने शीर्ष वकीलों के संघ, मानवाधिकार समूहों और राजनीतिक दलों के लगातार बढ़ते दबाव के बाद शनिवार को 7 संभागों से कर्फ्यू हटा लिया था। पुलिस ने शुक्रवार रात 9 बजे से अगली सूचना तक पश्चिमी प्रांत में 7 संभागों में कर्फ्यू लगाया था।
श्रीलंका के बार एसोसिएशन ने कर्फ्यू का विरोध करते हुए इसे अवैध और मौलिक अधिकारों का हनन करार दिया था, जिसके बाद इसे हटा लिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आगामी मॉनसून सत्र के सुचारू तरीके से चलने की उम्मीद जताई है और सभी दलों से इसमें सहयोग करने का आग्रह किया है। संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक सदन की कार्यवाही चलेगी। संसद का सत्र सुचारू रूप से चले, संसद चर्चा संवाद का केंद्र बने, लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाएं पूरी हो, इसके लिए मैंने सभी दलों के नेताओं से आग्रह किया है। मुझे आशा है संसद का सत्र सुचारू रूप से चलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज जयपुर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। इसमें साइबर अपराध, नदी जल बंटवारे, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं में सुधार समेत 47 मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें साइबर अपराध से निपटने के लिए प्रभावी रणनीति बनाने पर भी जोर दिया गया। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद ने साइबर अपराध के बढ़ते खतरों और इनकी रोकथाम के लिए रणनीति पर भी चर्चा की। गृहमंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से विभिन्न माध्यमों के जरिए साइबर सावधानी संबंधी जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। यह भी फैसला किया गया कि साइबर अपराध के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों और राज्य सरकारों के साथ केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक समिति रणनीति तैयार करेगी। बैठक में सदस्य राज्यों के बीच नदी जल बंटवारे की जटिल समस्या पर भी चर्चा हुई। अमित शाह ने संबंधित राज्यों से इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए समयबद्ध समाधान निकालने की बात कही। गृह मंत्री ने कहा कि सभी को एक साथ मिलकर विकास के लिए एक मजबूत सहयोगी तंत्र की स्थापना करनी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं में सुधार, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बलात्कार और यौन अपराध के मामले की निगरानी, ऐसे मामले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करना और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का कार्यान्वयन करना शामिल है। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देश के तमाम राज्यों से जुड़े महत्वपूर्ण समाचार और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी डालेंगे नजर। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को प्राकृतिक खेती सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन गुजरात के सूरत में आयोजित किया जा रहा है और इसमें हजारों किसान और सभी अन्य हितधारक भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को झारखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही भगवान शिव के मंदिर में दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान का फैसला लिया है। साथ ही राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के दोनों विधायक भी एनडीए उम्मीदवार को वोट देंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम में पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया और जनसभा को संबोधित कर जनता से आशीर्वाद मांगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में बीज बम अभियान सप्ताह का शुभारंभ किया। यह अभियान पूरे प्रदेश में 15 जुलाई तक चलाया जाएगा। गुजरात में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। बैठक में राज्य के सभी शहर, जिलों और कस्बों में पार्टी के विस्तार पर मंथन किया गया। वाईएस जगनमोहन रेड्डी को वाईएसआरसी पार्टी का आजीवन अध्यक्ष चुन लिया गया। पार्टी के 2 दिवसीय सम्मेलन के समापन दिवस पर यह प्रक्रिया पूरी की गई। गुजरात विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है। दीव में 15 साल बाद बीजेपी ने नगरपालिका चुनाव में सभी 13 सीटें जीती हैं। केरल सरकार ने मंत्री रहे सजी चेरियन के विभागों को 3 मंत्रियों को आवंटित कर दिया है। चेरियन ने संविधान के खिलाफ की गई विवादास्पद टिप्पणी के बाद इस्तीफा दे दिया था। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में भारी बारिश के बाद केदारनाथ धाम की यात्रा रोक दी गई है। किसी अप्रिय घटना की आशंका के चलते
तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के गुंटी वन क्षेत्र में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिससे कुछ वाहनों को मामूली नुकसान पहुंचा है। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फिलहाल राजमार्ग पर यातायात को बहाल कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के चौपाल बाजार में 3 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इमारत को पहले ही खाली करा लिया गया था। अब कुछ और अहम खबरों पर नजर डालते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि साल 2030 तक भारत विश्व की सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या वाले देशों में सबसे आगे होगा। उन्होंने युवाओं से देश की प्रगति और विकास में अधिकतम योगदान करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति दिल्ली में माई होम इंडिया की ओर से आयोजित युवा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय युवा अपनी शिक्षा और उद्यम से हर क्षेत्र में उच्चतम श्रेणी पर पहुंच चुके हैं। चिकित्सा, तकनीकी और प्रौद्योगिक समेत सभी क्षेत्रों में भारतीय युवाओं ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि गर्व की बात है कि अपनी प्रतिभा के बल पर आज भारतीय युवाओं ने अनेक स्टार्टअप्स की नींव रखी है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश का भविष्य युवाओं के उद्यम और दृढ़ संकल्प पर निर्भर करता है। एजुकेशन, टूरिज्म, गेमिंग, हॉस्पिटैलिटी, डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स आदि जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप्स के माध्यम से एक नई क्रांति आई है। आज का युवा जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने के पथ पर अग्रसर है। यह एक ऐसी पहल है जिसे संपूर्ण विश्व में सराहा जा रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महिलाओं के सशक्तिकरण में आ रही बाधाओं को दूर करने और उनकी शिक्षा पर विशेष जोर दिया है। उपराष्ट्रपति बेंगलुरु के माउंट कार्मेल कॉलेज के प्लेटिनम जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अवसर मिलने पर महिलाओं ने हमेशा हर क्षेत्र में खुद को साबित किया है। उपराष्ट्रपति ने लोगों से अपने धर्म का पालन करने, दूसरों के धार्मिक विश्वास से खिलवाड़ न करने की अपील की है। उपराष्ट्रपति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर डेटा एनालिसिस तक के जुड़े सभी विषयों में छात्रों के कौशल को विकास करने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत बताई और शिक्षा के लिए भविष्य आधारित दृष्टिकोण अपनाने के महत्व पर भी जोर दिया। We must move away from the rote learning to active learning. It's an opportune time to break the rigidity of watertight compartmentalization of the subjects. Interdisciplinary and multidisciplinary are the way forward. Education institutions must equip our youth with the right skills to make them not just employable but also catalysts of new India's growth story. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली दौरे पर हैं। विश्वास मत हासिल करने के बाद दोनों नेताओं ने आज कई लोगों से मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने 30 जून को पदभार ग्रहण किया था। एकनाथ शिंदे नीत सरकार ने 4 जुलाई को विश्वास मत जीता था। साथ ही उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। यहां 1 जून से अब तक बारिश से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक के तटीय और मलनाड जिले जैसे कोडागु, दक्षिण कन्नड़, उडुपी, उत्तर कन्नड़, तटीय और मलनाड क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होने के कारण जालमाल का नुकसान हो रहा है। बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। वहीं पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। एहतियात के तौर पर स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। सरकार की ओर से कई इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को तैनात किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बारिश से प्रभावित 13 जिलों को जिला प्रभारी मंत्रियों और उपायुक्तों की बैठक की अध्यक्षता कर वहां की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने तुरंत राहत और बचाव अभियान चलाने का भी निर्देश दिया। पड़ोसी राज्यों में भारी बारिश की रिपोर्ट के बाद महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिलों के अधिकारियों को बांधों से पानी छोड़ने के संबंध में दूसरे राज्यों के अपने समकक्षों के साथ
संपर्क बनाए रखने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से आई बाढ़ से कम 130 गांव प्रभावित हुए हैं और 200 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना पड़ा है। हालांकि अब तक कहीं से जानहानि की सुरक्षा नहीं है। पूर्वी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के 128 गांवों से भारी बारिश की वजह से संपर्क टूट गया है। गढ़चिरौली के अलावा मराठवाड़ा के हिंगोली और नांदेड़ जिले में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। यहां आसना नदी के किनारे बसे गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दिल्ली दौरे पर आए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हिंगोली के जिलाधिकारी को फोन कर लोगों को निकालने और अन्य प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हाल ही आई भीषण बाढ़ के कारण राज्य में 30 से 40 हजार घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष से आर्थिक मदद मांगी है। बाढ़ से 30 जिलों के 45.34 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। कई जिलों में बाढ़ के पानी के कारण लाखों लोग बेघर हो गए हैं। हालांकि बाढ़ की स्थिति में सुधार आया है और 11 जिलों में 9 लाख लोग अभी भी प्रभावित हैं। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। क्वाड नेताओं ने शिंजो आबे के योगदान को याद किया है। समूह की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को शांतिपूर्ण और समृद्ध बनाने की दिशा में दोगुना प्रयास कर वो शिंजो आबे को श्रद्धांजलि देंगे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का पार्थिव शरीर शनिवार को टोक्यो लाया गया। आबे का पार्थिव शरीर लेकर काले रंग का एक वाहन टोक्यो के आलीशान रिहायशी इलाके शिबुआ में स्थित उनके घर पहुंचा। शिंजो आबे को कल पश्चिमी जापान में एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति ने गोली मार दी थी। क्वाड नेताओं ने संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि शिंजो आबे जापान के लिए और प्रत्येक देश के साथ जापानी संबंधों के लिए एक परिवर्तनकारी नेता थे। क्वाड के नेताओं ने कहा कि आबे ने समूह की स्थापना में रचनात्मक भूमिका निभाई, मुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने को लेकर अथक प्रयास किए। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के सम्मान में आज भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया। लाल किला, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया गया। राष्ट्रपति भवन से जारी एक बयान में कहा गया कि राष्ट्रीय शोक के मद्देनजर राष्ट्रपति के प्रांगण में शनिवार को चेंज ऑफ गार्ड समारोह नहीं होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज जापान के दूतावास पहुंचे। उन्होंने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या पर अपनी संवेदनाएं जताई। भारत में जापान के राजदूत संतोशी सुजुकी ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर व्यवहार की सराहना की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश में गर्भपात पर रोक लगाने के शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हालांकि उन्होंने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आलोचना करते हुए लोगों के इस फैसले से निराश न होने की अपील की है। जो बाइडेन ने कहा कि गर्भपात के अधिकार को कायम रखने का सबसे त्वरित तरीका एक राष्ट्रीय कानून पारित करना है। इसके लिए मतदान कराने की चुनौती है। शासकीय आदेश पर बाइडेन के हस्ताक्षर के बाद न्याय मंत्रालय और स्वास्थ्य व मानव सेवा मंत्रालय को महिलाओं को गर्भपात कराने या उन राज्यों की यात्रा करने से रोकने का अधिकार मिल गया है जहां गर्भपात कराने पर पूरी तरह से पाबंदी नहीं है। अमेरिका के कुछ राज्यों में अब भी गर्भपात की अनुमति है, लेकिन इसके लिए कड़ी शर्तों का पालन करना होगा। गौरतलब है कि अमेरिका में उच्चतम न्यायालय ने 24 जून को गर्भपात के लिए संवैधानिक संरक्षण को समाप्त कर दिया था। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी का नया नेता और देश का अगला प्रधानमंत्री चुने जाने की दौड़ में भारतीय मूल के ऋषि सुनक आगे नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसके लिए अभियान भी शुरू कर दिया है। सुनक की स्थिति इसलिए और मजबूत हो गई है क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री पद के संभावित दावेदारों में शामिल ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलिस ने खुद को दौड़ से बाहर कर लिया है। हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता पक्ष के नेता मार्क स्पेंसर, कंजर्वेटिव पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ओलिवर डाउडेन और पूर्व कैबिनेट मंत्री लियाम फॉक्स सहित कई वरिष्ठ सांसदों ने उनका समर्थन किया है। ओडिशा के पुरी में आयोजित प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा पर महाप्रभु जगन्नाथ की भक्त प्रियंका साहनी ने भगवान जगन्नाथ के रथ की तस्वीर बनाई है। भगवान जगन्नाथ के रथ की तस्वीर को 1 करोड़ से अधिक रंग बिरंगे ग्रेन्युअल से तैयार किया गया है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसी की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।